हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर जो जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। जी हाँ दोस्तों, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया था कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है। लेकिन वो तो बात अलग है। इस चैप्टर में हम लोग इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ेंगे, इनके थोड़े से कामों को जानेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने 3.2 पढ़ा था, द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। बहुत मज़ा आया था उस लेसन में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग का बर्थ हुआ था 8 जनवरी 1942 को। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, ऑथर थे। ये तीन, मतलब सोचिए दोस्तों, साइंटिस्ट भी, प्रोफेसर भी, ऑथर भी, कितनी बड़ी बात होती है। और इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया था, मतलब अमेजिंग वर्क किया था, वंडरफुल वर्क किया था, बहुत ही महान काम किया था फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में। कॉस्मोलॉजी में मतलब कि कॉस्मोलॉजी मतलब वो साइंस जो स्टडी करता है कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स में क्या हुआ होगा पहले, कैसे ये फॉर्म हुआ। तो ये सब की स्टडी करने को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो इन्होंने फिजिक्स के साथ साथ कॉस्मोलॉजी में भी बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया है, मतलब ग्रेट वर्क। एंड हुज बुक्स हैव हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन। और इन्होंने अपनी बुक में सभी चीज़ों को लिखा और लोगों में पहुंचाया, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि साइंस में क्या क्या होता है और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुई साइंस के बारे में। वरना लोग ज़्यादातर साइंस के बारे में नहीं जानते थे। वो सोचते थे कि साइंस सिर्फ साइंटिस्ट लोग पढ़ सकते हैं, हम नहीं। लेकिन इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा वो सब और सभी को बांटा और उन्होंने भी सीखा। जब 21 ईयर्स के थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे। और उस समय इनको एक बीमारी हो गई जिसका नाम था एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS। और ये बीमारी उनको हो गई। ये बहुत ही घातक बीमारी होती है दोस्तों, कैंसर की ही तरह होती है, जानलेवा बीमारी। और इनकी जो, अब यहाँ से पार्ट चेंज कर दिया गया, दूसरा पार्ट बताया गया कि इनका जो लाइफ है वो लाइफ का पूरा बायोग्राफी 2014 की एक फिल्म थी, उसमें इनकी पूरी बायोग्राफी दी गई थी। फिल्म का नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ओवर द ईयर्स स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन और को रिटन अ टोटल ऑफ 15 बुक्स। अ फ्यू ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी इंक्लूड। अब 15 बुक्स इन्होंने लिखी थी और कुछ को रिटन थी, मतलब किसी और ने लिखी थी, इन्होंने उसको एडिट करके थोड़ा सा अपग्रेड किया, तो उसको को रिटन बोलते हैं। तो पूरी 15 बुक्स इस तरीके से इन्होंने लिखी थी। कुछ में से जो नोटवर्दी है, कुछ जो खास है, वो हम लोग को दिखाया गया है। 1988 में हॉकिंग कैटापल्टेड, मतलब गए वो इंटरनेशनल प्रोमिनेंस में। किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे, कौन सी बुक से? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक इन्होंने जब लिखी उसी समय ये बहुत ही फेमस हो गए। और ये जो शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक थी, ये अकाउंट बन गई कॉस्मोलॉजी की, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत कुछ बता दिया था स्पेस एंड टाइम के बारे में और एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द फ्यूचर के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने प्रूव किया था कि गॉड नहीं है, तो वो बात की बात है, इसमें उसके बारे में डिटेल के बारे में नहीं दिया डिटेल में। द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस, स्प्रेडिंग मोर देन 4 years at of the London Sunday Times best seller list. Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and been translated into more than 40 languages. सोचिए दोस्तों, 4 साल तक लंदन संडे टाइम्स में टॉप पर रही है ये बुक, जो बुक इन्होंने लिखी थी। और ये पब्लिकेशन जो इन्होंने की, ये मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी बिकी और ट्रांसलेट हुई 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में, जिसमें से एक हिंदी भी था। हम लोग के भारत में भी इसे पढ़ा गया था। A brief history of time also wasn't an easy to understand as some hoped. So in 2001, Hawking followed up his book with the universe in a nutshell. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम टॉप पे तो रही दोस्तों, लेकिन इस बुक को लोग ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाए, क्योंकि जो भाषा शैली थी, जिस तरीके से उन्होंने लिखा था, वो बहुत ही अलग ही लैंग्वेज में लिखा गया था। तो कुछ लोग कुछ टर्म्स नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से पूरा लेसन, जैसे हम लोग कोई लेसन पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग को एक दो सेंटेंस नहीं समझ में आता है और वही सेंटेंस मेन है, तो पूरा लेसन हम लोग का मिस हो जाता है। तो वैसा ही इस बुक के साथ हुआ था। तो इन्होंने एक नई बुक लिखी जिसका नाम था यूनिवर्स इन अ नटशेल। ये बुक जब इन्होंने लिखी तो इसने और अच्छे से इलस्ट्रेट किया, अच्छे से बताया इनकी थ्योरीज को। इन 2005, हॉकिंग ऑथर्ड द इवन मोर एक्सेसिबल अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। यूनिवर्स इन अ नटशेल में भी जिसको प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए इन्होंने एक बुक लिखी ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें और अच्छे से इन्होंने बताया, सिंप्लीफाई किया उसको, पूरे कॉन्सेप्ट को। टुगेदर दीज 3 books along with the Hawking's own research and papers articulate the physicist's personal research for science. Holy Grail, a single unifying theory that can combine cosmology with the quantum machines, the study of the small, to explain how the universe began. होली ग्रेल एक
थ्योरी थी दोस्तों, जिसने कॉस्मोलॉजी को कंबाइन किया क्वांटम मशीन मैकेनिक्स के साथ। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब कि जो स्टडी करते हैं छोटे से छोटे पार्टिकल्स की, ताकि जान सके कि यूनिवर्स कैसे बना। इट्स दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट हैज़ अलाउड हॉकिंग, हु क्लेम्स ही कैन थिंक ऑफ इन 11 डायमेंशंस, टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज़ फॉर ह्यूमन काइंड। दोस्तों, हम लोग एक तरीके से सोच सकते हैं, दो तरीके से सोच सकते हैं, तीन तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन ये 11 डायमेंशंस में सोच सकते थे दोस्तों। आप लोग सोच सकते हैं कि इनका दिमाग कितना ज़्यादा रहा होगा, कितना तेज़ चलता होगा इनका दिमाग, कंप्यूटर की तरह। 11 डायमेंशन, एक चीज़ को हम लोग 3-4 एंगल से देखते हैं, फिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये एक चीज़ को देखते थे तो उसको 11 डायमेंशंस में सोचा करते थे। तो सोचिए कितने अच्छे से इन्होंने स्टडी की होगी। ही इज़ कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल एंड दैट ह्यूमन मे नीड इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट इन द फ्यूचर। और इन्होंने कहा था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, मतलब आगे चल के टाइम मशीन बनाई जा सकती है और ह्यूमन दूसरे प्लैनेट में जाके रह सकते हैं। इन September 2010, हॉकिंग स्पोक अगेंस्ट द आइडिया दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड यूनिवर्स इन हिज बुक द ग्रैंड डिज़ाइन। अब लोग कहते थे कि गॉड ने बनाया है यूनिवर्स को, तो इन्होंने एक बुक लिखी ग्रैंड डिज़ाइन, और इस ग्रैंड डिज़ाइन बुक में इन्होंने इस थ्योरी को अपोज किया। इन्होंने कहा कि नहीं, गॉड ने यूनिवर्स को नहीं बनाया है। हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीफ इन अ क्रिएटर कुड बी कंपाइल्ड विद द मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज। इन्होंने पहले भी इसके खिलाफ अपोज किया था। हिज न्यू वर्क however concluded that the Big Bang was the inevitable consequence of the laws of physics and nothing more. Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. हॉकिंग ने कहा था कि यूनिवर्स खुद को खुद से ही बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉ है, जैसे ग्रेविटी सबको अपनी तरफ खींच के एक अदर प्लेनेट बना सकता था। हॉकिंग सेड, उन्होंने ऐसा कहा था, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीजन देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग, वाई द यूनिवर्स एक्सिस्ट, वाई वी एक्सिस्ट। इन्होंने कहा था कि स्पॉन्टेनियस क्रिएशन मतलब कि ऑन द स्पॉट क्रिएट किया गया था ये वर्ड, और इसी की वजह से है, इसीलिए हम हैं, इसीलिए यूनिवर्स है। द ग्रैंड डिज़ाइन वॉज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डिकेड। उनके 10 सालों में सबसे तगड़ी बुक थी ग्रैंड डिज़ाइन। विद इन हिज न्यू वर्क, हॉकिंग सेट आउट टू चैलेंज सर आइजैक न्यूटन्स बिलीव दैट द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिजाइन्ड बाय गॉड सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम चाओस। It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going, हॉकिंग said। मतलब अभी स्टीफन हॉकिंग ने सर आइजैक न्यूटन को भी चैलेंज किया कि नहीं, गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट नहीं किया है, यूनिवर्स को क्रिएट होना था और वो सिंपली हो गया। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग गॉड को हर चीज़ में लेकर आएँ। यूनिवर्स चल रहा है, हम लोगों की वजह से चल रहा है, गॉड उसे नहीं चला रहे। मतलब ये फर्म बिलीफ वाले इंसान थे जो सोचते थे कि गॉड नहीं होते हैं। एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में इन्हें ALS हो गया था। इन अ वेरी सिंपल सेंस, मतलब कि अगर इस बीमारी को एक्सप्लेन किया जाए तो ये वो बीमारी है जो नर्व्स को शट डाउन कर देती है। मतलब जो नर्व्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, सभी नर्व्स, उन्हें ये शट डाउन कर देती है, उनका काम कराना बंद कर देती है। उस टाइम डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आप 2.5 साल तक जी सकते हो, 2 से 2.5 साल तक। हॉकिंग फर्स्ट बिगेन टू नोटिस प्रॉब्लम विथ हिज फिजिकल हेल्थ व्हाइल ही वाज एट ऑक्सफोर्ड। अभी पीछे जाके बताया जा रहा है कि कैसे शुरू हुई बीमारी। ऑक्सफोर्ड में जब ये थे तभी इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को नोटिस करना शुरू कर दिया था। कभी कभी ये ज़मीन पर गिर जाते थे, ज़ुबान लड़खड़ा जाती थी, और 1963 तक इन्होंने अपनी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इन सभी बातों पर। पहला साल था जब इनका कैम्ब्रिज में, तो हॉकिंग ने इस सिम्टम्स को अपने से गौर किया उस पर। लेकिन जब फादर ने इनकी कंडीशन को नोटिस किया, उनके फादर ने, तो उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2 हफ्ते के बाद ये 21 ईयर का ओल्ड मतलब कॉलेज स्टूडेंट को पता चला कि इसे ALS हो गया है, और इसीलिए इसके घर पे बहुत सारी सीरीज़ ऑफ टेस्ट हुए, मतलब बहुत सारे टेस्ट हुए पता करने के लिए कि कौन सी बीमारी से हुई है। पीछे ले जाके बताया जा रहा है अभी। उन्होंने पहले मसल सैंपल निकाला इसके आर्म से, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड्स डाले, इंजेक्ट किया रेडियो ऑपेक फ्लूइड स्पाइंस में, और फिर उसके बाद उसको देखा जैसा जाता है ना वो लाइन, वो, और एक्सरेस को देखे, और उसके बाद पूरा मतलब लगातार बहुत सारे टेस्ट हुए, और आखिरी में पता चला कि ये मल्टीपल सेलोरिसिस नहीं है। उन्होंने बताया कि ये मल्टीपल सेलोरिसिस नहीं है, ये अटिपिकल सेलोरिसिस है, मतलब कि अनयूजुअल है, जो कि जल्दी किसी को होता नहीं है।
Eventually, however, doctor did diagnose Hawking with the early stage of ALS. It was devastating news for him and his family, but a few events prevented him from becoming completely despondent. मतलब कि शुरुआती स्टेज था ये बीमारी का, इसीलिए इनको पूरी तरीके से लास्ट स्टेज पे पहुंचने से पहले ही इनका इलाज शुरू कर दिया गया, जिसके वजह से थोड़ा सा बच गए, वरना लास्ट स्टेज पे पता चला होता तो ये एकदम से इनके लिए बहुत ही बड़ा डेंजर हो जाता ये। The first of these came while Hawking was still in the hospital. There he shared a room with the boy suffering from leukemia. Leukemia मतलब कैंसर दोस्तों। Related to what his roommate was going through, Hawking later reflected his situation seemed more tolerable. इन्होंने अपने रूममेट से कंपेयर किया और उसके बाद इन्हें लगा कि यार उसको तो ल्यूकेमिया हुआ है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, इसको अगर अपने से कंपेयर करूँ तो मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। Hawking had a dream that he was going to be executed. He said this dream made him realize that there was still things to do with his life. इनको एक दिन सपना आया कि ये एग्जीक्यूट होने वाले हैं, मतलब अब चैप्टर इनका ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसे मुझे अचीव करना है। इन अ सेंस हॉकिंग्स डिजीज़ हेल्प हिम बिकम नोटेड साइंटिस्ट ही इज़ टुडे। अगर इनको बीमारी नहीं होती तो इनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि ये भी कुछ कर सकते हैं, बड़े इंसान बन सकते हैं। तो अगर ये आज महान साइंटिस्ट हैं तो इसमें इनकी बीमारी का भी बड़ा हाथ है। बिफोर द डायग्नोज हॉकिंग हैडंट ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज स्टडी, मतलब कि डायग्नोसिस के पहले, पता चलने के पहले उन्होंने कभी भी स्टडीज़ पे फोकस नहीं किया था और लाइफ से पूरा ही बोर हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। जैसे ही इन्हें पता चला कि ये ज़्यादा साल ज़िंदा नहीं रहने वाले तो तुरंत इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। हॉकिंग poured himself into his work and research, और उसके बाद तुरंत अपने ये कामों में लग गए कि इनकी लाइफ अभी बहुत कम दिनों के लिए बची है, अब फटाफट अपने कामों में लग जाओ, जो अचीव करना है अभी कर लो। और फिज़िकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड, धीरे धीरे इनकी जो बॉडी पे कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया था, इसीलिए इनको व्हील चेयर लेना पड़ा, व्हील चेयर का सहारा 1969 में। इफेक्ट ऑफ हिज डिजीज़ स्टार्टेड टू स्लो डाउन, मतलब कि धीरे धीरे इफेक्ट मतलब डिजीज़ से ये स्लो डाउन होने लगे, इनकी बीमारी और ख़राब होती गई हालत। By the mid-1970s, the Hawking family had taken in one of Hawking's graduate student to help him manage his care and work. उसके बाद इन्होंने हॉकिंग का एक स्टूडेंट था जो बहुत ही अच्छा था, तो इनकी फैमिली ने उसे बुलाया और कहा कि तुम जो भी हॉकिंग कहते हो उनका काम करो और इनके लिए तुम काम करो, इनको संभालो। He could still feed himself and get out of bed, but virtually everything else required assistance. मतलब वो खाना अपने से खा सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम बाकी सब तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें चाहिए, जिसके लिए उन्हें तुम्हारा सहारा चाहिए। In addition, his speech had become increasingly slurred, so that only those who knew him well could understand him. इनकी जो स्पीच थी, जुबान का जो लड़खड़ाना था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए सिर्फ वही लोग ये भाषा समझ सकते थे जो इन्हें अच्छे से जानते थे। In 1985 he lost his voice for the good following of tracheotomy. ट्रैकियोटोमी हो गया दोस्तों, जिसके कारण इनकी आवाज़ चली गई। Resulting situation required 24 hours nursing care for the acclaimed physicist. It also put in peril Hawking's ability to do his work. The predicament caught the attention of a California computer programmer. और जब इनकी पूरी आवाज़ चली गई तो इनके लिए एक कंप्यूटर प्रोग्रामर लाया गया, जिसका जो मतलब ये अपनी आंखों को जैसे हिलाएंगे वैसे वैसे वो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आंखों की मूवमेंट से। The invention allowed Hawking to select words on computer screen that were then passed through a speech synthesizer. हॉकिंग अपनी आंखों को मूव करते थे जिससे कंप्यूटर समझ जाता था, तो वो वर्ड्स समझ जाता था कि कौन कौन से वर्ड्स होंगे जो ये बोलना चाहते हैं, वो उनके सामने रखता था और स्टीफन हॉकिंग चूज़ करते थे। उसके बाद स्पीच सिंथेसाइजर में ये जाता था, जिससे वो वर्ड्स वॉइस की तरह बाहर निकलते थे और लोग समझ जाते थे कि ये क्या चाहते हैं। एट द टाइम ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, हॉकिंग हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर सिलेक्टेड हिज वर्ड विद अ हैंड हेल्ड क्लिकर, मतलब कि हॉकिंग अभी भी अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते थे तो वर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते थे। टुडे विद वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन, हॉकिंग डायरेक्ट्स द प्रोग्राम थ्रू अ चीक मसल अटैच टू अ सेंसर। अभी इनका पूरा कंट्रोल चला गया था बॉडी पे से, तो इसीलिए इनके जो गालों पर एक मसल्स एक प्रोग्रामर का लगाया गया, सेंसर लगाया गया, तो जिसके कारण ये अपनी गालों से बता सकते थे कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। Through the program and the help of assistant, Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate. और असिस्टेंट की मदद से, ये प्रोग्रामर की मदद से ये लगातार अच्छे तरीके से लिखते गए अपनी बुक्स को। His work was included numerous scientific papers of course, but also information for the non-scientific community. ये साइंटिफिक लिखते ही थे लेकिन उसके साथ नॉन साइंटिफिक भी लिखते थे कम्युनिटी के लिए।
हॉकिंग्स हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कांस्टेंट कंसर्न, और लगातार इनकी हेल्थ ख़राब ही रह गई। 2009 में ये एरिज़ोना में जा रहे थे कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वहाँ पे ये पहुँच नहीं पाए क्योंकि इनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। और फिर अप्रैल में हॉकिंग हु हैड ऑलरेडी अनाउंस ही वॉज रिटायरिंग आफ्टर 30 ईयर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज। प्रोफेसर थे ये मैथमेटिक्स के कैम्ब्रिज में, तो ये रिटायर हो गए थे 30 साल के बाद। और उसके बाद जैसे ही इन्हें पता चला कि इनको चेस्ट इन्फेक्शन है, तुरंत ये हॉस्पिटल में ले गए। सबको लगा कि अब शायद ये नहीं बचेंगे, लेकिन दूसरी बात अनाउंस किया गया कि अब फुल रिकवरी ये करने वाले हैं। रिकवरी की इन्होंने और दोबारा से ठीक हो गए दोस्तों, लेकिन 2018 22 मार्च को इनकी डेथ हो गई। वहाँ पे ये नहीं बच पाए। सोचिए दोस्तों, 1969 में इनको एलएस हुआ था। इस बीमारी ने, डॉक्टर ने कहा था कि 2.5-3 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते, लेकिन ये चले 2018 तक, क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना था, जिसके कारण इन्होंने पूरे 49 ईयर्स इन्होंने अपने गुजार दिए रिसर्च में। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। बीमारी के साथ इन्होंने ये सब हासिल किया, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन समझा होगा और लेसन से सीख मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो सीखेंगे द विल टू विन।